अब चलेगा, चलो देखते हैं। उसमें से लास्ट क्लास के अंदर वो लास्ट में ऑफ हो गया था। जो बच्चे नए बच्चे ध्यान देना बच्चा कि संसद की जो क्लास चल रही है ये शायद कौन सी क्लास है मुझे भी नहीं मालूम, 13वीं है पता नहीं, है ना। तो इससे पहले की जो जितनी भी क्लास पढ़ी है वो यूट्यूब पे रहेगी, ठीक है। अधिगम क्लासेस का जो चैनल है उसके ऊपर जाना और प्ले लिस्ट बना रखी है पॉलिटी की, है ना। पॉलिटी बाय मनीष भादु के नाम से प्ले लिस्ट है, उसके अंदर आपको सीक्वेंस से सारे टॉपिक मिल जाएंगे। टॉपिक तो सारे क्या, संसद चल रहा है उसी से हमने स्टार्टिंग की है। तो संसद के जो जितने भी वीडियो ऑलरेडी जितने हो चुके हैं जो आपने नहीं पढ़ा, आप कोशिश कर सकते हो, 2 दिन की छुट्टी रहने वाली है दीपावली की, ठीक है। उन 2 दिन की दीपावली की छुट्टियों में आप अच्छे से उनको कवर कर सकते हो। कवर करने का तरीका बहुत आसान है। क्या करना है, क्लास को लगाना, आपके पास नोट्स भी उपलब्ध रहेंगे। आप टेलीग्राम पे जाना, नोट्स बाय मनीष भादु के नाम से, तो वहां पे आपको कंप्लीट जितने भी पॉलिटी के नोट्स है, इंडिया व राजस्थान दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। निकलवा सकते हो तुम, आगे रख करके क्लास लगा सकते हो, बहुत आसानी से अंडरलाइन करके तुम चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीजें, इसके बाद की जो कहानी हम पढ़ेंगे वो आप कंटिन्यू नोट्स के थ्रू आप बना सकते हो, आप जैसे पढ़ना चाहो वैसे कर सकते हो। नोट्स निकलवाना चाहो तो भी आप निकलवा सकते हो। किस किसने निकलवा लिया वैसे? शाबाश, कुछ पहले पढ़ रहे हैं, समझ आ रहे हैं? ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तो आपके लिए 2 सुविधा रहती है, यहाँ जाने के बाद में तुम मुझे कितनी बार भी देख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब यूट्यूब पे ही पढ़ा हूँ मैं, तो आप बार बार क्लास को देख सकते हो, चीजें अच्छे से समझ आएगी आपको। कहने का मतलब ये चीज है। संसद की बात करो, लोक लेखा समिति 1921 गठन होता है। 1921 के अंदर टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22। लोकसभा से 15, राज्यसभा से कितने? 7। 1 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। विपक्ष का जो सदस्य होता है इसका क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। ये जो परंपरा शुरू हुई, ये परिवर्तन जो है 1967 से आया था, ये चीज आपने देखी। उसके बाद हमने बात की थी मितव्ययता या फिर प्राक्कलन समिति, है ना। प्राक्कलन क्या होता है? ये कब आई अस्तित्व में? 1950 में आई थी। और किसकी सिफारिश में बनी थी? जॉन मंथाई, ये याद रख लेना आप, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 कहां से आएंगे? मतलब राज्यसभा का इसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं होता। बात समझ पा रहे हो? राज्यसभा नहीं आती, इसका मतलब इसमें जो अध्यक्ष होता है वो कौन होगा? जो लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करेगा जिस व्यक्ति को, वो इसका अध्यक्ष बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, सिंपल इतना है। ये बड़ी है थोड़ी सी इनसे, क्योंकि सदस्य भी ज्यादा है इसके अंदर। बाकियों में सदस्य कितने होते हैं? 22। ये काम क्या करते हैं? लोक लेखा तो समझ आता है भाई, सरकार कोई खर्चा कर रही है, उस खर्चे की जांच कौन करेगा? भाई खर्चा सही किया है कि नहीं किया। या हमने बात की जैसे कि एक पद होता है जिसका नाम होता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, उसकी नियुक्ति कौन करती है? सरकार करती है। एक प्रकार से आप समझ सकते हो, इनडायरेक्ट रूप से होता है, जैसे कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को कौन कहता है? जैसे मंत्री कहेंगे, मतलब प्रधानमंत्री, हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कहेंगे, वैसे उसकी नियुक्ति होती है। ये चीज आपको सिंपल भाषा में समझना है। नियुक्ति होने के बाद में वही सरकार के जो खर्चे उसकी जांच करता है, सरकार के खर्चों की जांच करता है। इसका मतलब वो जांच सही होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे। और डिपेंड क्या करता है? हाथ किसके असर पे? मोदी का, प्रधानमंत्री का। यहाँ बात हम करें, मतलब इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री की ही वो क्या होती है? देन होती है। इसका मतलब उस पद को, उस व्यक्ति को वो पद सौंपने का। लेकिन क्या होता है, एक समिति बन जाती है जिसका नाम क्या होता है? लोक लेखा समिति। अब आपको ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक एक अलग चीज है। हमारे भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख है इसका? पता होना चाहिए आपको। अनुच्छेद 148 में दिया हुआ है, ठीक है। 147 तक आपको उच्चतम न्यायालय खत्म होता है, वहां से स्टार्ट होता है अनुच्छेद 148 से कि भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और आपने ये तो पढ़ रखा होगा कि अच्छा, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है। तो मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है, इसका मतलब जो मंत्री कहेंगे वैसे काम होगा। सरकार कौन चला रहे हैं? मंत्री चला रहे हैं ना, इसका मतलब कौन चला रहे हैं? अच्छा, खर्चा भी कौन कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये व्यक्ति किसका हुआ? उन मंत्रियों का भी हुआ। अच्छा, अब जो जितना भी खर्च हुआ है वो खर्च सही हुआ है, क्योंकि लोगों का पैसा, इस वजह से जांच तो करनी पड़ेगी। जांच करेगा कौन? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। यदि ये जांच करेगा, मैं ही खर्च कर रहा हूँ, मैं ही खुद की जांच कर रहा हूँ, तो बताओ, यदि कोई फालतू खर्चा हुआ तो मैं रोल की दौड़ कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार से। लेकिन इस वजह से इसके अंदर एक समिति बन जाती है जिसका नाम क्या होता है? लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति के अंदर, लोक लेखा समिति क्या करती है? जो रिपोर्ट पेश की है ना नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने, है ना, उस रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। अब ये जांच करेगी तो सही मायने में जांच होगी। क्यों होगी?
क्योंकि जांच करने वाले जो अध्यक्ष होता है उस समिति का, वो कौन होता है? विपक्ष का सदस्य होता है। विपक्ष का मतलब सरकार का कोई व्यक्ति नहीं होता। और एक अच्छी बात ये भी है कि इसके अंदर कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता, मंत्री भी शामिल नहीं होता, इसमें मंत्री शामिल नहीं होता, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं जांच एकदम पारदर्शिता से होगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब संसद के अंदर जो काम चल रहा है, मतलब संसद जो है उसके सहायता के रूप में समितियां कार्य कर रही है, इसका मतलब है ना, कार्यपालिका के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखती है, निगरानी रखने का काम होता है इसका। समझ पा रहे हो बात को? सरकार ऐसे चलती है, तुम्हारा पैसा है, इसका मतलब वो कौन होते हैं इतना पैसा मतलब फालतू में कहीं भी खर्च करना, वो कौन होते हैं इतना इतना बड़े बड़े घोटाले करने वाले, है ना? तो इसका मतलब वो घोटालों को उजागर करने का काम कौन करता है? ये व्यक्ति करता है। लेकिन ये ना करे तो कौन करता है? कहानी समझ आ रही है कुछ कुछ? मतलब यहाँ आके रुकती है बात, तो एकदम से अच्छे से चीजें होगी भाई। सिंपल सी भाषा में समझे, तुमसे यदि बोला जाए कि कुछ पैसे दे दिए आपको, 10,000 रुपए दे दी, और तुम्हें भी पता है कि खर्च लगभग 5,000 होना है, आपने 8-9 हज़ार रुपए खर्च कर दिए। घर वालों ने बोला कि ठीक है, ऐसे करो, तेरे भाई को बोलता हूँ, वो इसकी जांच करेगा। भाई को एक बार एक प्रकार से देखा जाए तो भाई जो होता है, मतलब कोऑपरेट मतलब करेगा, थोड़ा तो सहयोग तो करेगा, इसका मतलब कुछ पैसे उसको दे दिए जाए या तो, है ना? इस प्रकार से हो सकता है। तो जो खर्च फालतू में इधर उधर गया है, इसको सेट कर सकता है वो, जैसे नियंत्रक व माले का परीक्षक कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन इस चीज को यदि किसी और व्यक्ति से जांच करवाई जाए, किसी और व्यक्ति से जो आपसे कोई वास्ता नहीं रखता, तुम्हारा बिल्कुल विरोधी है, वो जांच करेगा तो एक एक रुपया चेक करेगा, कहाँ कहाँ लगाया, कहीं फालतू पैसा लगा कि नहीं, है ना? इस प्रकार की, जैसे कई बार ऐसे कह सकते हैं कि दो बहनें हैं मान लो, दोनों बहनों में आपस में नहीं बनती, तो बोला जाए कि जिसकी नहीं बनती वो इसकी जांच करे, मतलब पूरा विपक्षी व्यक्ति आ गया वहां जांच करने वाला, अब वो जांच कर रहा है तो वो एक एक पैसे का हिसाब लेगा, ये बता कहाँ लगाया, है ना? तो ये वाली चीजें होती है। तो इस प्रकार की चीजें करने वाले कौन होते हैं? लोग लेकर में। क्या बात समझ पा रहे हो? इसी प्रकार से चीजें चलती है, वरना तो आपको पता है कि यदि मैं ही खर्च कर रहा हूँ, मैं ही जांच कर रहा हूँ, तो क्या फायदा फिर? फायदा होगा क्या? ये चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमने बात की प्रांगण समिति, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुमान समिति, मित व्ययता कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई, जैसे भी सरकार जो है वो बजट पेश करती है ना, बजट का मतलब ये होता है कि अच्छा, अलग अलग विभाग जो है अपनी मांग रखते हैं कि मुझे इसमें इतने पैसे चाहिए। जैसे कि शिक्षा का सपोज करो, शिक्षा पे यदि कोई शिक्षा मंत्री सपोज करो ना, वो चाहता है कि अच्छा मेरे इस क्षेत्र में मुझे 15 करोड़ रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 15 करोड़। 15 करोड़, पहले उसने 10 करोड़, पिछले साल उसने कितना खर्च किया था? 10 करोड़। इस बार वो कितना मांग रहे हैं? 15 करोड़। कुछ गड़बड़ी तो है ना? तो पहले तो वो पूछेगा इतने पैसे कहाँ, मतलब प्राक्कलन समिति की यदि बात कर ले तो पूछेगा भाई इतने पैसे कहाँ जोड़ते तुझे? पिछली बार तूने 10 करोड़ से काम चलाया था, इस बार तूने कोई नई पॉलिसी कौन से स्टार्ट की है? ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से तू पैसा खर्च कर रहा है? तो कहीं ना कहीं उससे पूछताछ की जा सकती है। फिर लगे कि वास्तव में इतने पैसे की नीड नहीं है, तो उसमें कटौती की जा सकती है, कमी की जा सकती है। ऐसा होता है। जैसे तुम पिछली बार सीईटी का एग्जाम देने गए थे, तुम्हें घर से 2,000 रुपए मिले, आपने खर्च कर दिए। नेक्स्ट बार तुम गए, जगह वही थी, बीकानेर जाना था तुम्हें, है ना? और बोला गया कि तुमने बोला कि नहीं 2,000 से पार नहीं पड़ेगी, इस बार 3,000 रुपए चाहिए। फिर घर वाले फट से बोलते हैं, प्राक्कलन समिति आती है, बजट पेश करने की जो चीजें होती है उसके बाद में आती है, बोलती है कि अच्छा कितना पैसा खर्च हुआ था पिछली बार, आपको बताना है 2,000 रुपए में जाके, तो इस बार 1,000 रुपए कहाँ चाहिए तुम्हें? फिर कटौती होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब ना 3,000 से कम होंगे नहीं, थोड़े पैसे चाहिए, मुझे कुछ और खरीदना है, थोड़ा बहुत करके आप ऐसे कह सकते हो 2,200-2,300 रुपए मिल जाएंगे, बाकी आपके काट ली जाएंगे। अरे बात समझ में, ये चीजें होती है। लास्ट वाली हम बात करेंगे, वो कौन सी समिति होगी? सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। अब आपको मैं बता दूं, अब जो समिति हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। इसका मतलब क्या होता है? मतलब लोग उद्यम कह सकते हैं हम, है ना? इतने शांत क्यों हो तुम? हैं? सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का मतलब क्या है? भाई सरकार के पास जो जितने भी उद्योग वगैरह है ना, बहुत सारे ऐसे संसाधन है जो सार्वजनिक रूप से कार्य होते हैं वहां पे, तो सरकार वहां खर्च करती है या नहीं करती? सरकार खर्च करती है ना। भाई कोई भी कंपनी चलानी मान लो, उसके अंदर सरकार खर्च कर रही है, जैसे बीएसएनएल, सपोज करो बीएसएनएल है, सरकार को उसके अंदर इंटरफेयर है, सरकार उसके ऊपर खर्च करती है, कितना खर्च होता है कितना नहीं होता, ये सारा का सारा जो है वो चेक करने का काम कौन करता है? सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। आगे बात, वन सेकंड।
क्या बता रहा था मैं? सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का मतलब यह है कि जितने भी उद्योग वगैरह है ना, जहाँ सरकार खुद जिसके ऊपर पैसा खर्च करती है, उन खर्च की जांच करने के लिए कौन आएगा? सार्वजनिक उपक्रमों की समिति आएगी, वो जांच करती है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ये समिति आई कब थी? आपको ध्यान रखना है 1964 में, कृष्ण मेनन, है ना, एक बार बता दूंगा मैं आपको, दिखाऊंगा जरा, है ना। कृष्ण मेनन की अध्यक्षता में ये बनी थी, ये ध्यान रखना आपको। इसमें टोटल लोगों की संख्या कितनी होती है? वही 22 होती है, जिसमें 7 लोग जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से, और 15 जो है वो कहाँ से आएंगे? लोकसभा से। आगे बात समझ में, ये कंडीशन है। हमने सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में 22 लोग देखे, लोक लेखा समिति में भी 22 ही लोग देखे। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा समझना कि 1964 में ये समिति आई है ना, तो इसका मतलब ये जो कार्य है पहले कौन करता था? पहले लोक लेखा समिति करती थी। कौन करती थी? लोक लेखा समिति। 1964 के अंदर एक कार्य, केवल एक कार्य जो है वो किसको सौंप दिया? सार्वजनिक उपक्रमों की समिति को। भाई ये जो जितने भी उद्योग वाले जो सिस्टम है, हम जिसकी बात करें, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो पैसा खर्च करती है ना, लोक लोक उद्यमों की हम बात करें तो उसके अंदर जो पैसा खर्च होता है, तो वो सरकार जो पैसा खर्च करती है उसकी जांच केवल एक जो कमेटी है वो कौन सी है? सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, वो जांच करती है। इसके अलावा जो भी होंगे वो जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति। याद रखोगे? इसका मतलब ये किसका भाग है? लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति कब अस्तित्व में आई थी? 1921 में। ये आपको ध्यान में रखना है, तब से यही चल रहा है। 1964 के बाद में ये अलग बन गया, बस इतना ध्यान रखना है। किसकी अध्यक्षता में? कृष्ण मेनन की। इसमें लोग कितने होते हैं? 22 होते हैं। विपक्ष का, अच्छा इसके अंदर ये कंडीशन ध्यान रखना, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और मंत्री इसमें भी शामिल नहीं होते। मंत्री आप ये ध्यान रखना, तीनों जो समितियां हैं तीनों में मंत्री शामिल नहीं होते। शामिल करना नहीं है मंत्रियों को। ये क्वेश्चन आ सकता है, मंत्री शामिल होते हैं कि नहीं होते, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलिए इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा। देखो जरा, देखो इस समिति का गठन, ये समझ तो आ रहा है तुम्हें? इस समिति का गठन 1964 में 1964 में कृष्ण मेनन की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश, ऐसे लिखना, सिफारिश पर किया गया। सिफारिश पर किया गया। लिखो नेक्स्ट। इसमें कुल 22 सदस्य होते। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से व 7 सदस्य राज्यसभा से। एक वर्ष के लिए चुने जाते, एक वर्ष के लिए चुने जाते। तीनों का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष है। टोटल स्थायी समितियां है कितनी? कितनी है स्थायी समितियां टोटल? 24 है। कब से स्थायी समितियां बनना स्टार्ट हुई थी? 1993 में। 1993 में कितनी समितियां बनी थी? 17। फिर बाकी कितनी बनी? 7। 7 कब बनी? 2004 में। 2004 में, याद रखना 2004, सही बोल रहा हूँ? 2004, 2004 में बनी। ये आपको ध्यान में रखना है ताकि पता रहे कि अच्छा स्थायी समितियों का कारण क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो। देखो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति
इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। कार्य लिखो इसका क्या है, कार्य क्या हो सकता है, सिंपल भाषा में समझ सकते हो आप इसको। सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो भी लेखा लेखा जोखा है उनकी जांच करता है। साथ साथ इससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं जिनकी रिपोर्ट कौन पेश कर रहा है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक करता है, उसकी जांच भी कौन करता है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो जरा, देखो इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाओं का परीक्षण करना, लेखाओं का परीक्षण करना व इनको लेकर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन प्रतिवेदन की जांच करना। ठीक है, अब आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगा रहे हो आप कि अच्छा सार्वजनिक उपक्रमों के जो लेखाओं का परीक्षण करने का काम जो होता है वो किसका होता है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, है ना। आपको यहाँ पता चला है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के जो जो प्रस्तुत करते हैं क्या, वो तो संपूर्ण जितना भी लेखा जोखा होता है ना उसकी जांच करके, वो जो भी खर्चा होता है सबकी जांच करके वो प्रस्तुत करते हैं। क्या सबकी जांच करती है क्या, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन की सबकी जांच करती है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति? सिर्फ किसकी करती है, उसमें से एक भाग निकाल लिया जाता है ना। देखो रिपोर्ट तो बहुत बड़ी होती है वो, है ना, रिपोर्ट तो बड़ी है। इस रिपोर्ट के अंदर एक क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित है, सार्वजनिक उपक्रमों से। इसका मतलब लोक उद्यमों से संबंधित जो मामला है उस एक मामले की मतलब बाहर निकाल करके उसकी जांच कौन करती है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। इससे पहले कौन करता था, लोक लेखा समिति, है ना। इसने तो कब स्टार्ट किया, 1964 में, याद रखोगे। तो इसका मतलब कहीं आप ऐसे मत सोचना कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की जांच कौन करती है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। अच्छा, जांच तो करती है लेकिन उसका एक भाग है कौन सा, जो कि लोक उद्यमों से संबंधित है। यदि बात की जाए बाकी जो जितना भी जो भी खर्च है उसकी जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। अभी लोक लेखा समिति आपको पता होना चाहिए, इससे पहले आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ के आया करो ना, पिछली जो क्लास आपने पढ़ी है उसके अंदर पता था ना आपको। वो चीजें अगर आपको याद है तो आगे आप रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। समझ तो आ रहा है, ठीक है। इसके बाद की जो समिति है वो कौन सी समिति आएगी, ये समितियां थोड़ा सा आपका दिमाग खर्च करेगी पर कल ये समितियां खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो चीजें रहेगी वो बहुत शानदार चीजें रहेगी और आपके नॉलेज को बढ़ाएगी वो। पर यहाँ समितियों की बात करें तो थोड़ा आपको पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे, है ना। क्लास को लगाने के बाद घर जाके अच्छे से इसका रिवाइज कर लेना, अदरवाइज तुम भूल ही जाओगे। या बोल ही रहे हो, बोल ही रहे हो क्या, ऐसा कोई विद्यार्थी, बॉयज सब कुछ कंट्रोल में है, ठीक है। आपको इधर है? नारी शक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो पढ़ी तीनों समितियां वो किससे संबंधित थी, अरे किससे संबंधित, पैसे की बात हो रही है लगभग, हो रही है कि नहीं हो रही,
पहले खर्च किया तो भी सरकार ने, वो भी लोक लेखा। दूसरा खर्च था वो बजट से, उसके बारे में अनुमान या हम मितव्ययता इस प्रकार की बात कर लेते हैं। तीसरा जो था वो क्या है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, वो भी क्या है, सरकार खर्चित कर रही है, तो इसका मतलब समिति कौन सी होगी, वित्तीय समिति। कौन सी है, वित्तीय समिति। अब क्या पढ़ेंगे, जांच समिति, हेडिंग लगाओ। इसमें लिखो याचिका समिति, 3 प्रकार की समितियां पढ़ेंगे। दूसरी विशेषाधिकार समिति, और तीसरी आचरण समिति। कितने कितने लोग होते हैं तो ध्यान रखना, 15-10 दोनों में रहते हैं। इसके अंदर टोटल लोग होते हैं कितने, 30, 20-10 रहते हैं इसके अंदर। तो छोटी जो संख्या वो किसकी रहने वाली है, जिसका प्रतिनिधित्व हम जहाँ पे जिनकी संख्या कम देखते हैं। किसकी संख्या कम होती है वैसे संसद में, दोनों सदनों में, राज्यसभा। तो राज्यसभा की संख्या कम है तो यहाँ पे संख्या, यहाँ भी तुम्हें कम ही नजर आएगी। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना। क्या है तीनों का मतलब, जांच समिति का मतलब क्या है, क्या जांच करना चाहती है, किस प्रकार की जांच होती है, ये लोगों के हितों की जांच करती है। आप ऐसे समझ सकते हो, याचिका समिति में तो ये होता है कि लोगों का हित देखा जाता है। अब सभी ऐसा कोई मामला होता है कि अच्छा लोगों के बारे में कोई भी मतलब इस प्रकार की कोई समस्या है ना, तो उस समस्या को मतलब सदन में रखना या फिर उसकी जांच करना, इस प्रकार की चीजें कौन करती है, याचिका समिति। यदि बात करें विशेषाधिकार समिति की, इसका मतलब क्या है, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या होता है, कुछ अलग से आपको अधिकार मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विशेष अधिकार। और विशेष अधिकार का मतलब ये होता है जहां तुम्हें बोलने का अधिकार है उससे कई ज्यादा अधिकार किसको होता है, संसद में बैठे लोगों को होता है। वो बोलते हैं कुछ भी, आपने देखा होगा ना, संसद की बहस वगैरह देखी होगी आपने, जहाँ पे सदन में लोग कैसे चिल्लाते हैं, वो देखा होगा आपने। तुम तो नहीं चिल्लाते ऐसे, घर में तुम वैसे आपको आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तुम कैसे भी बोलते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर तुम्हारी वजह से पड़ोसी परेशान नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19 का उल्लंघन भी कर लेते हो तुम कई बार, ऐसा होता है। जैसे अभी दीपावली पे ऐसे रहता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि परेशान करने वाले होंगे। परेशान ही करेंगे ज्यादातर, 2 दिन है ना। एक तो प्रदूषण होगा, पोल्यूशन कितना बढ़ेगा है ना, एक तो वो सारे पोल्यूशन की जड़ है ये, इसका मतलब है ना, जो जितने पटाखे वगैरह बजा रहे हैं, इसका मतलब ना, तो वो समस्या तो बनी रहेगी। तो उससे आपके जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अनुच्छेद 19 आपको जीवन जीवन जीना नहीं, सॉरी, अनुच्छेद 19 आपको किसका अधिकार देता है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, आपको घूमने फिरने की आजादी देता है। इसका मतलब संघ बना लो, ये तमाम सारी आजादी है उसके अंदर। लेकिन तुम्हें बोलने की आजादी है, ठीक है, कितना बोलोगे, अब बोल के बताओ, मतलब ये क्या है, यहाँ मुझे विशेष अधिकार है, तुम्हें नहीं है। अरे बात समझ में, मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब विशेष अधिकार है। इसका मतलब वैसे ही आप ऐसे समझ सकते हो कि संसद के अंदर बैठे जो लोग हैं उनका विशेष अधिकार है, उनको लेकर के कोई भी किसी प्रकार के विशेष अधिकारों का हनन होता है तो ये समिति उनकी जांच करते हैं, हनन नहीं होने देगी। इसका मतलब, अरे बात समझ में, तो उन लोगों के लिए पूर्ण मतलब पूरी तरह से उनको आजादी है बोलने की, इस वजह से आप कह सकते हो। आजादी कौन से अनुच्छेद में है, विशेष अधिकारों को लेकर के जो लोग बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं, ये विशेष अधिकार उन लोगों के लिए, उन समितियों के लिए, उन सदस्यों के लिए है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, मैं जिक्र करके कई बार चला गया, आपने कभी नोट नहीं किया शायद ना। अनुच्छेद 105, याद रखना, जहां लोगों को, जहां तमाम लोगों को, देश के तमाम लोगों को बोलने की आजादी अनुच्छेद 19 में दी जा रही है, वहां उन सभी नेताओं को, या फिर नेताओं की बात करना ठीक नहीं है क्योंकि नेता तो वो भी होता है जो कि सदन का कोई सदस्य नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सदन में कोई बैठा है व्यक्ति और उसका सदस्य है, उसको वहां बोलने की जो आजादी है वो अनुच्छेद कौन सा है, 105 के तहत विशेष अधिकार है। इसका मतलब क्या बात समझ पा रहे हो। हम आगे विधानमंडल की बात करते हैं तो वहां अनुच्छेद 194 पढ़ते हैं, तो वहां पता चलता है कि उन लोगों को, जैसे विधानसभा में लोग हैं तो उनको वहां आजादी है बोलने की, समझ पा रहे हो ये चीजें। अच्छा, आचरण समिति, आचरण का मतलब समझते हो तुम, आचरण कैसा है तुम्हारा,
अच्छा है आचरण अच्छा है इसीलिए बैठे तुम, है ना। मतलब ये कंडीशन है कि आपको बोला जाए कि जहाँ 20 मिनट का ब्रेक है तो 20 मिनट के अंदर आपको पहुंचना है यहाँ पे। ये अच्छा आचरण है। यदि 20 मिनट के बाद तुम पहुंच रहे हो, आपका आचरण कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसका मतलब तुम आधे घंटे से आ रहे हो, क्लास चल रही है, उसके बाद में तुम पहुंच रहे हो। खाने का समय होता है जो इतना ही होता है, इतने में आ सकते हो, उसके बाद जो तुम टाइम खराब करके आते हो उसका मतलब गलत है। ये क्या है, एक अनुशासन में रहने की एक मतलब एक मर्यादा के अंदर मतलब रहने की चीज बताई जाती है, जो कौन बतलाएगा। अब यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, वहां पे आचरण समिति आएगी, सदन में जो लोग हैं वो ठीक से अनुशासन में रह रहे हैं क्या भाई। सदन के जो लोग हैं वो भी तो ऐसे कर सकते हैं अनुशासनहीनता, वो तो पहली दूसरी की क्लास वाले जो बच्चे होते हैं उसकी तरह कई बार करते हैं, है ना, ऐसे रहते हैं ना, तो उनको संभालने के लिए कौन सी समिति है, आचरण। तीनों बात समझ गए क्या। याचिका समिति किस लिए आएगी, लोगों के हितों की रक्षा के लिए। विशेष अधिकार समिति वहां जो लोग बैठे हैं उनके हितों की रक्षा के लिए। और आचरण समिति इन सभी जो सदस्य है वो वास्तव में इतना ज्यादा हमने आजादी दे दी के बावजूद वो अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहे वहां पे, आचरण तो ठीक है उनका, वो समिति। क्या समझ पा रहे बात को। ठीक है, सबसे पहले अच्छा इसमें जो सदस्य होते हैं 25 होते हैं, इसमें भी 25 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, थोड़े ध्यान रखना ठीक है। कैसे, देखो इसमें 15 सदस्य, 15 + 10, 15 + 10, इसमें 20 + 10, कितने हो गए उसमें 30, यहाँ पे कितने कितने हो गए 25 25, और 10 कम संख्या होगी किसकी होगी, राज्यसभा की। बस थोड़ा सा लिख दो, याचिका समिति लिखो जरा। हेडिंग लगा लो याचिका समिति। लिखो जरा। देखो संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में याचिका समिति का गठन किया जाता है, याचिका समिति का गठन किया जाता है। अर्थात लोकसभा में 15 सदस्य व राज्यसभा में 10 सदस्य, 10 सदस्यों की याचिका समिति होती है, याचिका समिति होती है। कार्य क्या होता है लिखो जरा, लिखो कार्य लिखो। देखो याचिका समिति के द्वारा, याचिका समिति के द्वारा जनता के सामान्य हितों से संबंधित, जनता के सामान्य हितों से संबंधित राय को, संबंधित राय को सदन के समक्ष सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता से जांच के लिए प्रस्तुत किया जाता है, सूक्ष्मता से जांच के लिए प्रस्तुत किया जाता है, सूक्ष्मता से जांच के लिए प्रस्तुत किया जाता है, मतलब अच्छे से जांच होती है उनकी, प्रत्येक एक मतलब किसी भी मतलब जनता के हितों की बात करें तो उसको लेकर के, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो विशेषाधिकार समिति। याचिका समिति के द्वारा जनता के सामान्य हितों से संबंधित राय को सदन के समक्ष सूक्ष्मता से जांच के लिए रखा जाता है। सूक्ष्मता से जांच के लिए रखा जाता है। ये जांच करती है, फिर वो जितनी भी बातें होती है या कोई भी समस्या रहती है जनता की, तो उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो वही लोग तो उसका निवारण करेंगे। कौन करता है जनता का निवारण? सदन में बैठी जो लोग है वही करेंगे ना, जिनको हमने जिता के भेजा है, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकसभा वाले, है ना। इस वजह से हम बात करेंगे उनकी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति यहाँ क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा की बात करो, दोनों के पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो प्रत्येक वर्ष इस समिति का गठन करते हैं। समिति का गठन क्यों करेंगे? ताकि सदन के जो जो जितने भी सदस्य हैं उनके विशेषाधिकारों की रक्षा हो सके। आगे बात समझ में। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? बातें नहीं करनी प्लीज। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन समझते हो सभी? लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, इसको क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। इंग्लिश में उसको प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। कैसे भी याद करें। लिखो विशेष अधिकार समिति में लिखो। देखो संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा उनके पीठासीन अधिकारी द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन किया जाता है। देखो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? सीधा लिखना, लोकसभा बराबर कितने सदस्य? 15 सदस्य। और राज्यसभा में 10 सदस्य। कार्य क्या होता है लिखो जरा। लिखो कार्य। लिखो इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य लिख लोगे। देखो इस समिति का मुख्य कार्य सदन और उसके सदस्यों, इस समिति का मुख्य कार्य सदन और उसके सदस्यों, सदन और उसके सदस्यों इस समिति का मुख्य कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करना, सदन और उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करना तथा यह समिति विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित तथा यह समिति विशेषाधिकारों के
उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करती है। विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करती है। लास्ट कौन सी रहेगी? आचरण समिति। देखो जरा आचरण समिति, इसमें संख्या ज्यादा होती है ना, कितनी होती है? 30 होती है। लोकसभा से कितने लोग आते हैं? 20। राज्यसभा से? ठीक है, थोड़ा और ध्यान रखना कि अच्छा ये समिति जो गठन हुआ है इस समिति का, इसका गठन हुआ है 1997 में, और सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, राज्यसभा में। और फिर लोकसभा में हुआ है। लोकसभा में कब हुआ? तो ध्यान रखना, सन 2000 में। तो किसका हुआ है? लोकसभा का, लोकसभा के अंदर हुआ है। और 1997 में राज्यसभा में हुआ है। किसका? आचरण समिति का। टोटल सदस्य कितने होते हैं इसमें? 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ये डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, वैसे देखा जाएगा ना, ऐसे नॉर्मल यहाँ लिख दिया, उसके बाद में आगे लिख दिया। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसानी से जल्दी से निकल सकते हो तुम यहाँ से। पर ये जो संसद वाला टॉपिक है इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ठीक है? ऐसे और चलाऊंगा थोड़े दिन, उसके बाद में उच्चतम न्यायालय शायद आपका 1-2 दिन के अंदर ही कवर हो जाए, ऐसे बढ़ाया जाएगा उसको, ठीक है? 3 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, और शॉर्ट में चलेगा तो दिक्कत नहीं, शॉर्ट में तो कुछ नहीं चलेगा, चीजें सारी रहेगी, बट हमारे पास नोट्स रहेंगे तो आप उससे अच्छे से कवर कर सकते हो। बातें सारी मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा अलग से, तुम यहाँ से उतार देना। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है? चीजों को जल्दी से रिवाइज किया जा सके। एक बार कोई चीज आपने नोट्स में देख ली, उसके बाद में आप इस जगह पे आके देखोगे तो चीजें जल्दी से रिवाइज हो सकती है। ऐसे ही किया करो तुम। एक बार आपका कोई सब्जेक्ट पूरा हो जाए तो उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखनी होती, कुछ बातें इस प्रकार से लिख ली जाए, उसके बाद में जल्दी से रिवाइज हो जाए। ऐसे भी कोई सब्जेक्ट आप रिवाइज कर सकते हो। यही आसान मार्ग है सक्सेस का, ये भी ध्यान रखना। शॉर्टकट नहीं कह रहा मैं, शॉर्टकट आसान मार्ग है सक्सेस का, है ना? लक्ष्य तो पवित्र ही है अपना। मैं ये कह रहा हूँ चीजें जो आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी, है ना, वो तो आपके पास है ही, लेकिन उसको रिवाइज करना कैसे है? शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, ठीक है? ऐसे नहीं है कि मतलब कोई आसान रास्ता लेकर के आप पहुंच जाओ, ऐसा तो करना नहीं है, फिर वापस आना पड़ेगा तुम्हें, है ना? लिखो जरा, आचरण समिति में लिखो। देखो इस समिति का गठन राज्यसभा में 1997 में व लोकसभा में 2000 में किया गया। 2000 में किया गया। नेक्स्ट देखो, लोकसभा में समिति, लोकसभा से इस समिति में 20 सदस्य व राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य होते हैं। कार्य क्या होता है? देखो जरा, कार्य तुम सब जानते हो, यहाँ पे लोगों को मर्यादा में रखा जाता है, अनुशासन में रखा जाता है। कई बार होता है अनुशासनहीनता करते हैं, भगा दिया जाता है उसको, भाग जा, और क्या किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष ऐसे थोड़ी होता है, वो बार बार बस मतलब किसी सदन की कार्यवाही को रोक टोक रहे तो उसके ऊपर उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, होता है कि नहीं होता? ये कहाँ हुआ था? शायद मामला हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था, जैसे ये पिछली जो लोकसभा थी, है ना, उसके जो सदस्य बैठे थे, उसके अंदर कार्यवाही को बार बार रोका जा रहा था, तो उन सदस्यों ने काफी हंगामा किया था। हंगामा किया तो इस वजह से उनको बाहर भेज दिया था। मतलब ये जो सदन की जो कार्यवाही, जो प्रक्रिया होती है, उनके
जो नियम बने होते हैं उसी नियम के तहत उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, कुछ टाइम के लिए उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, है ना, ये चीजें होती है। तो वरना तो ये काम नहीं करने देंगे ना, विपक्ष वाले अगर इस प्रकार से उतारू हो जाए कि कुछ काम चलना ही नहीं देना, मतलब फिर कैसे होगा बताओ। वो कोई भी मतलब बिल लेके हंगामा करना शुरू कर दे, वो जोर जोर से, कोई पढ़ने ना दे किसी को, ऐसा हो सकता है। फिर किसी का माइक बंद करना पड़ता है, कभी कुछ ऐसा सिस्टम रहता है। अगर आपने ढंग से देखा है उस कार्यवाही को ना, ये जितनी भी कार्यवाही होती है, टोटल जितनी भी होती है, वो कहाँ से शुरू होती है, क्या माध्यम होता है इसका। अच्छा, इसके ऊपर जो भी नियम बनाने का काम होता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अरे अनुच्छेद कौन सा है, ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे समितियों का उल्लेख नहीं है स्पष्ट, संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा। अनुच्छेद 118(1), उसके तहत ये सारी समितियां बनती है, ध्यान रखना, ये अधिकार दे रखा है। लिखिए जरा, लिखो इस समिति का कार्य, इस समिति का कार्य संसद के सदस्यों में, इस समिति का कार्य संसद के सदस्यों में अनुशासन व मर्यादा को बनाए रखना है। इस समिति का कार्य संसद के सदस्यों में अनुशासन व मर्यादा को बनाए रखना है, अनुशासन व मर्यादा को बनाए रखना है तथा तथा संसद सदस्यों पर, ये लिख लिया क्या, अनुशासन व मर्यादा को बनाए रखना है तथा संसद सदस्यों पर आचरण संहिता संसद सदस्यों पर आचरण संहिता को लागू करवाना, वह दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करना, दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करना, दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करना, वह दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की सिफारिश करना, दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की सिफारिश करना। ठीक है, इतनी सारी चीजें कल आप पढ़ के आना, ठीक है। अभी आपकी छुट्टी तो जल्दी होगी नहीं, दीपावली के 2 ही दिन की छुट्टी है, इस वजह से, क्योंकि समय कम बचा है, कम समय बचा है, इसका मतलब घर पे तुम्हें, अगर तुम घर पे रुकोगे तो सिंपल सी बात है, कभी कोई गेस्ट आएगा, कभी कोई आएगा, तो आप परेशानी होंगे, पढ़ा नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छे से स्टडी करना तुम 2-3 दिन के अंदर, और वो 2 दिन जो बच जाए उसके अंदर भी 2 दिन खराब नहीं करने तुम्हें, केवल स्टडी पे ध्यान रखना। जब तक जॉब नहीं मिल जाए कोई दिवाली नहीं है, ध्यान रखना, ना होली ना दिवाली। हाँ, क्या चीज है?